गया मेरे प्यारे बच्चों। चलिए अब इसको रब करते हैं। अब हमें एक और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट की तरफ चलना है जो बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट तो है ही, लेकिन आईआईटी जेई वगैरह में भी इसकी इंपॉर्टेंस होती है, और ये है प्रेशर रिलेटेड टर्म। नाउ गाइस देखो होता क्या है, आराम से समझेंगे इस बात को। मान लीजिए आपके पास में कोई केमिकल रिएक्शन चल रही है। अच्छा, एक बात तो मैं आपको पहले ही समझा चुका हूं कि ये जो हम लोग जो पूरा केमिकल काइनेटिक्स पढ़ रहे हैं, अगर आप इसमें किसी भी चीज के एक्टिव मास की बात करो तो वो हम लोग सिर्फ गैसेस की निकाल रहे हैं। मैंने आपसे हमेशा ये बोला कि अगर आपके पास में कोई सॉलिड है तो आपको सॉलिड का जो एक्टिव मास है मेरे प्यारे लाडले बच्चों, सॉलिड का जो एक्टिव मास है मेरे प्यारे बच्चों, आपको उसको 1 रख के चलना है। मतलब यहां पर आपने जितने भी एग्जाम्पल्स पढ़े, 0 ऑर्डर के, फर्स्ट ऑर्डर के, ये सब गैसियस फेज से रिलेटेड है। तो यहां पर अगर आपकी केमिकल रिएक्शन गैसेस में चल रही है, अच्छा ये बात क्लियर हुई कि नहीं? पहले ये सोचो कि मैं आपको केमिकल रिएक्शन ये जो पढ़ा रहा हूं, मैंने जो चैप्टर की शुरुआत करी है, मैंने आपको चैप्टर की शुरुआत में क्या कहा था कि सॉलिड का एक्टिव मास हमेशा 1 लेकर चलना है और उसे हमेशा पिक्चर से निकाल देना है। क्यों? क्योंकि सॉलिड जैसे ये है, ये सॉलिड केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो इसकी यहां से लेकर यहां तक और यहां से लेकर यहां तक की सरफेस सेम है। अब जब ये पूरा रिएक्ट करेगा उसके बाद इसकी नीचे की सरफेस फिर ऊपर आ जाएगी, जिसका यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक सब कुछ सेम होगा। तो सॉलिड का मास हमेशा कांस्टेंट चलता है 1। तो जो भी चेंजेस आते हैं मास के अंदर, एक्टिव मास के अंदर, वो गैसेस के ही आ सकते हैं। तो हम लोग सॉलिड को यहां पर नहीं ले रहे हैं। अब अगर यहां पर मान लीजिए आपकी एक केमिकल रिएक्शन चल रही है जिसमें ए नाम की गैस डीकंपोज होकर आपका और मेरा फेवरेट वर्ड बीसी नाम की 2 गैसेस बना रही है। हाँ, कैसे चेहरे खिल गए। हाँ, अब हमारे मतलब की बात करिए सर, अभी तक तो आप पका रहे थे, अब बताओ, हम तो इस पे पीएचडी कर चुके हैं। हा हा हा, ठीक है, ऐसा तुम्हारी एज में होता है। मैं भी स्कूल में करता था मेरे दोस्त के साथ बैठ के, हमारा यही काम था, नई नई आविष्कार करना और फिर अपने दोस्तों को उस पर यूटिलाइज करना, कभी कभी टीचरों पर भी। नहीं नहीं नहीं, मेरे पे नहीं, मेरे पे नहीं, मेरे को मत बकना प्लीज। चलो, तो अगर हम बात करें ए नाम की एक गैस 2 गैस में डिकम्पोज हो रही है। एक गैस का नाम है बी और एक गैस का नाम है सी। एक्टिव मास की तो बहुत बात कर ली, लेकिन आप सब एक बात जानते हो कि अगर ए नाम की गैस होगी, जो भी उसका मास हो, प्रेशर जरूर लगा रही होगी, हाँ या ना? डेफिनेटली। तो मान लीजिए जब टाइम 0 रहा होगा, ये ए नाम की गैस PiATM यानी PI अमाउंट का प्रेशर लगा रही होगी, जिसकी यूनिट मैंने ATM ली है। अभी इस समय ये दोनों गैसेस बनी नहीं है, इसलिए राइट नाउ इनका कोई भी प्रेशर आपको नहीं दिखाई देगा। तो राइट नाउ एक बात आप लोग ध्यान रखेंगे, दैट व्हेन टाइम इज इक्वल टू 0, तो जो आपका टोटल प्रेशर रहेगा, यानी ये केमिकल रिएक्शन आप नो डाउट एक चेंबर के अंदर कर रहे होगे, तो इस चेंबर के अंदर अभी सारी गैस, क्योंकि सिर्फ ए नाम की गैस ही है अभी इसके अंदर, सब जगह जो गैस है वो कौन सी है? ए नाम की गैस है। तो अभी इस चेंबर का जो भी टोटल प्रेशर रहेगा, यानी इस चेंबर के अंदर जो भी टोटल प्रेशर लग रहा होगा, वो किसकी वजह से लग रहा होगा? ए नाम की गैस की वजह से। जो भी प्रेशर होगा वो इस ए नाम की गैस की वजह से होगा। तो जो प्रेशर इसका होगा वही प्रेशर टोटल होगा, तो इट विल बी इक्वल टू PI। P टोटल विल बी इक्वल टू PI, मतलब इनिशियल प्रेशर ऑफ द गैस A। व्हाट इज PI? PI इज द प्रेशर ऑफ गैस A। तो जो भी प्रेशर ऑफ गैस A होगा, उसका जो भी टोटल प्रेशर होगा वो इसके बराबर होगा। क्या ये बात मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आ गई? क्या इतनी चीज के अंदर किसी भी तरीके की कोई दिक्कत? बेटा समझ में आएगा तभी आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना? ध्यान से इस बात को फिर सुनो। ए नाम की गैस इस चेंबर में रखी ताकि वो रिएक्शन कर सके। तो अभी इस चेंबर में क्योंकि और कोई गैस नहीं है, तो जो प्रेशर इस गैस का होगा वही इस चेंबर का भी टोटल प्रेशर होगा। तो मानो इस गैस का प्रेशर है A, तो इसमें बहुत सारी गैस है,
तो ये सब मिलकर प्रेशर बना रही है पीआई, यानी जब टाइम 0 होगा तो इस चेंबर का जो टोटल प्रेशर होगा वो पीआई के बराबर होगा। तो मैंने पी टोटल इज इक्वल टू पीआई लिख दिया। क्या मैंने कुछ गलत करा? नहीं करा। ठीक है, तो टाइम 0 था तो प्रेशर पीआई के बराबर था, लेकिन जब टाइम टी हो गया, जब टी हो गया छी 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 छी, बहुत गंदी सोच है। जब टाइम टी हो गया तो मैंने ये सोचा कि पीआई में से एक्स एटीएम प्रेशर कम हो गया। बेटा एक्स एटीएम प्रेशर क्यों कम हुआ? क्योंकि जब टाइम टी होगा तो कुछ अमाउंट में बी बना होगा और कुछ अमाउंट में सी बना होगा। तो मैंने सोचा कि जितना भी बी बना होगा उसका प्रेशर एक्स एटीएम होगा और जितना सी बना होगा उसका प्रेशर भी एक्स एटीएम होगा। मैं आगे बढ़ने से पहले आपको एक बात और बता दूं, हमेशा इस एक्स को स्टोइशियोमेट्री कोएफिशिएंट के साथ यूज कीजिएगा, हमेशा स्टोइशियोमेट्री कोएफिशिएंट के साथ यूज कीजिएगा, क्योंकि ये एक्स अमाउंट और ये एक्स अमाउंट 1 मोल के लिए लिया है। देखो ऊपर सब 1 मोल है, तो इमेजिन करो अगर आपके पास में 2 मोल्स ऑफ ए है और ये 2 मोल्स ऑफ बी और 1 मोल ऑफ सी बना रही है, तो आप इसका नो डाउट जब टाइम 0 होगा तो आप इसका इनिशियल प्रेशर तो पीआई लेंगे, कोई समस्या नहीं, क्योंकि ये जो टोटल है, टोटल 1000 मोल का भी पीआई ले सकते हो। लेकिन जब टाइम टी गया होगा तो बेटा इनिशियल में से कितना कम करना पड़ेगा? 2x, क्योंकि 2 मोल्स है ना, इसलिए इनिशियल में से मैंने कितना कम करा? 2x। यहां पर कितना मोल का प्रेशर आएगा? 2 मोल्स का। 1 मोल का x लिया तो 2 मोल का 2x। यहां पर कितना आएगा? x, क्योंकि एक ही मोल बन रहा है। क्या बात समझ में आ रही है? तो a में से कुछ अमाउंट टूटा, a का जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन होगा, मान लो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन a का 100 है, टाइम t के बाद 100 में से 50 ग्राम मान लो कम हो गया, तो 50 ग्राम कम हो गया, तो उस 50 ग्राम के द्वारा कितना प्रेशर लगाया जा रहा था? माना x, तो माइनस x कर दिया मैंने। समझ रहे हो बात को? क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? इनिशियल मात्रा 100 ग्राम थी a की, जब टाइम 0 था तो इनकी मात्रा 0 थी, लेकिन जब टाइम t हो गया तो मान लो इसमें से 30 कम हो गया। कितना कम हो गया? 30। तो आप ऐसा लिखते हो ना, 100 माइनस 30 तो बचेगा 70, तो 30 ग्राम कम हो गया, तो 30 ग्राम ये बनेगा, 30 ग्राम ये बनेगा। तो इस 30 ग्राम का प्रेशर कितना है? मैंने माना x, और इस 100 ग्राम का प्रेशर कितना था? पी। तो 100 में से 30 ग्राम का प्रेशर x मैंने कम कर दिया, तो x इसका प्रेशर होगा, x इसका प्रेशर होगा। लेकिन अगर मान लो ये 2 मोल है तो ये 30 थोड़ी बनेगा, ये 2 इंटू 30 बनेगा, तो फिर यहां पर प्रेशर भी 2x हो जाएगा। प्यारे बच्चों, इस बात को बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से ध्यान रख लीजिएगा, क्योंकि न्यूमेरिकल के अंदर ये ऐसी रिएक्शन आ जाए तो ठीक है, लेकिन अगर स्टोइशियोमेट्री कोएफिशिएंट के साथ आ गई तो बच्चे फिर इसमें ये गड़बड़ी कर देते हैं। प्यारे बच्चों, हमेशा ध्यान रखना, ये जो x अमाउंट में गैस का प्रेशर कम हो रहा है और यहां पर जो गैस का प्रेशर आप लगा रहे हो वो स्टोइशियोमेट्री कोएफिशिएंट को ध्यान में रख के बनाएंगे। प्लीज, आई रिपीट, प्लीज गाइज नोट इट डाउन, ये बहुत सीरियस मैटर है। ठीक है, कोई दिक्कत? पक्की बात? चलिए आगे बढ़े। चलो प्यारे बच्चों, अब जब टाइम t होगा तो इस रिएक्शन चेंबर के अंदर अब टोटल कितनी गैसेस प्रेजेंट है? जब टाइम t होगा तो इस रिएक्शन चेंबर के अंदर टोटल कितनी गैसेस प्रेजेंट है? आप बोलोगे सर 3 गैसेस प्रेजेंट है। मैं बोलूंगा कैसे? आप बोलोगे पहले तो A प्रेजेंट होगी, पहले A पूरी तरीके से भरी थी, लेकिन अब पूरी 100% ना होते हुए कुछ अमाउंट में तो होगी, डेफिनेटली इतनी गैस प्रेजेंट होगी, और ये इतनी बची हुई गैस का प्रेशर है। फिर इसने B और C नाम की गैसेस भी बनाई, तो जो नई गैसेस बनी आज की तारीख में वो भी तो प्रेजेंट होगी। तो अब जब टाइम t बीत चुका है तब आपके पास में चेंबर में 3 तरीके की गैसेस है, बची हुई A और नई नई बनी हुई BC। तो जब आप टाइम t पर टोटल प्रेशर देखोगे, P टोटल एट टाइम t, तो इट विल बी इक्वल टू पी आई माइनस एक्स, प्रेशर ऑफ गैस A प्लस
प्रेशर ऑफ गैस B प्लस प्रेशर ऑफ गैस C, तो एक x से एक x कट जाएगा, तो लास्ट में P टोटल, मैं PT ऐसा लिख रहा हूं, P टोटल विल बी इक्वल टू PI प्लस x। क्या ये बात समझ में आ गई? अपन एक काम करते हैं, x को इधर रहने देते हैं और PI को उधर ले जाते हैं, तो ये दिखेगा PT माइनस PI, मतलब इनिशियल यानी टोटल माइनस इनिशियल। x इज इक्वल टू PT माइनस PI, मतलब टोटल प्रेशर एट टाइम t माइनस टोटल प्रेशर एट टाइम 0। दिस इज प्रेशर एट टाइम t, टोटल प्रेशर, दिस इज टोटल प्रेशर एट टाइम t, और ये क्या है? व्हेन टाइम इज इक्वल टू 0, यानी टोटल प्रेशर व्हेन टाइम इज इक्वल टू 0। क्या है बात समझ में? क्या यहां तक का फंडा समझ में आ गया प्यारे बच्चों को? आगे बढ़े, पक्की बात। तो यहां पर अगर मैं फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए फॉर्मूला निकालना चाहूं, दैट इज k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन t log बेस 10 a नॉट अपॉन a, यानी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन व्हेन टाइम इज इक्वल टू 0 एंड रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन व्हेन टाइम इज इक्वल टू t। तो प्यारे बच्चों यहां पर आप इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन की जगह तो आप इनिशियल प्रेशर लिख सकते हो, तो k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन t लॉग बेस 10 p a नॉट की जगह आ जाएगा PI, यानी इनिशियल प्रेशर ऑफ द गैस। गैस का जो इनिशियल प्रेशर होगा जब टाइम 0 रहा होगा, जब टाइम 0 रहा होगा तो ये प्रेशर रहेगा। ठीक है ना प्यारे बच्चों, बात समझ गए ना आप लोग? अब डिवाइडेड बाय PA। Now this what is PA? This is remaining pressure of gas A. What is A? यहां पर इस A का मतलब क्या है जो इक्वेशन में, that is remaining pressure of gas A। जैसे अपन पहले A को बोलते थे remaining concentration of A, लेकिन यहां पर प्रेशर में बात चल रही तो अपन बोलेंगे remaining pressure of gas A, यानी गैस A की जब मात्रा कम हो गई तो बची हुई जो अमाउंट है, जो बचा हुआ अमाउंट है, वो कितना प्रेशर लगा रहा है? नो डाउट वो PI माइनस एक्स के बराबर होगा, तो इट इज इक्वल टू PI माइनस एक्स। नो डाउट इट इज PI माइनस एक्स। तो मैं ऐसा नहीं लिख सकता इसको, दैट प्रेशर अप्लाइड बाय गैस A PA, अपन यहां पर A की जगह पर इसको क्या लिख सकते हैं? अपन इसको लिख सकते हैं PA। नो डाउट हम इसको क्या लिख सकते हैं? PA। लेकिन प्यारे बच्चों PA क्या है? PA इज PI माइनस एक्स, क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में रेट रिएक्टेंट के प्रेशर के ऊपर भी डिपेंड करेगा, जिस तरीके से वो कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा था। तो यहां पर मुझे इन दोनों के प्रेशर से कोई मतलब नहीं, मुझे इसके बचे हुए प्रेशर से मतलब है, क्योंकि फॉर्मूला भी यही कहता है A नॉट अपॉन A, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। ठीक उसी तरह इनिशियल प्रेशर ऑफ द रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय रिमेनिंग प्रेशर ऑफ द रिएक्टेंट ऑफ द गैस A, जो कि आपकी क्या है? रिएक्टेंट, विच इज PI माइनस एक्स। PI की वैल्यू तो मुझे यहां से मिल जाएगी, लेकिन x की वैल्यू कहां से मिलेगी? x की वैल्यू कहां से मिलेगी? तो ये जो हमने झंझट करा है ये x की वैल्यू निकालने के लिए किया है। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? सो PA इज इक्वल टू PI माइनस PT माइनस PI। क्या बात समझ में आई? जब अपन ये ब्रैकेट खोलेंगे तो ये माइनस PT और ये माइनस माइनस प्लस, तो क्या मैं इसको ऐसा नहीं लिख सकता दैट PA इज इक्वल टू 2PI माइनस PT? तो PA इज इक्वल टू 2PI माइनस PT हो गया। तो बस यहां पर K की जगह आप जैसे फाइनल वैल्यूज पुटअप करेंगे 2.303 अपॉन T लॉग बेस 10 PI यानी इनिशियल प्रेशर अपॉन 2PI माइनस PT। जैसे ही आप ये वैल्यूज रखोगे आपको K की वैल्यू मिल जाएगी बड़े ही आराम से, वेयर PI इज द इनिशियल प्रेशर एंड PT इज द टोटल प्रेशर एट टाइम T। व्हाट इज PT? टोटल प्रेशर एट टाइम T। व्हाट इज PI? टोटल प्रेशर व्हेन टाइम इज इक्वल टू 0, यानी कि आप इसको इनिशियल प्रेशर भी बोल सकते हो। एंड दिस इज द फॉर्मूला टू ऑब्टेन द रेट फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, रेट कांस्टेंट ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। जब आपको वैल्यूज प्रेशर में दे रखी है उसको जरा नोट करो अच्छे तरीके से, फिर मैं इस पर एक न्यूमेरिकल करवाता हूं, तब आपको चीज और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगी। बट बिफोर दैट प्लीज नोट इट डाउन गाइस, प्लीज नोट इट डाउन।
चलो बच्चों, हो गया? हो गया क्या? रब करें तो बहुत ही ज्यादा अच्छी बात लगी मुझे कि आपको यह समझ में आ गया। तो चलिए, तो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं मेरा प्यारा नन्ना मुन्ना और मेरा चूसे हुए आम के बचे हुए गुटली। अब एक क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन ये है प्यारे बच्चों कि एक केमिकल रिएक्शन हो रही है जिसमें 2 मोल्स ऑफ N2O5 टूट रहा है 2 मोल्स ऑफ नहीं, क्वेश्चन देखना पड़ेगा मुझे। 2 मोल्स ऑफ N2O5 टूट रहा है 2 मोल्स ऑफ N2O4 के अंदर। देखा, मैंने बोला ना चेक करना चाहिए हमेशा। तो 2 4 2 8 और ऑक्सीजन बन रहा है। ये इस तरीके से केमिकल रिएक्शन हो रही है। ये सब गैस है, ये सब गैस है, ठीक है। अब इस रिएक्शन के अंदर उन्होंने देखा कि ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो कर रही है। इट इज फॉलोइंग अ फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, मतलब केमिकल रिएक्शन के अंदर दे दिया जाएगा क्वेश्चन के अंदर दैट इट इज ऑर्डर फॉलोइंग फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। ये क्या कर रही है? फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो कर रही है। तो आपको यहां पर समझ में आ गया कि फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला लगाना है। जब इन्होंने देखा तो इन्होंने हमें एक टेबल दिया, इन्होंने हमें एक टेबल प्रोवाइड किया, सीरियल नंबर, टाइम, N2O5 का इनिशियल प्रेशर, N2O4 का प्रेशर और ऑक्सीजन का प्रेशर। यानी इन्होंने ऐसा टेबल की जगह इन्होंने हमें और इजी कर दिया। इन्होंने हमें क्या बोला, यहां पर टाइम दिया, मैं एक बार क्वेश्चन चेक कर लेता हूं। यहां पर इन्होंने हमें टाइम दिया और इन्होंने हमें टोटल प्रेशर दिया। इतना भी नहीं करा इन्होंने, हमें यहां पर टाइम दिया और यहां पर इन्होंने हमें टोटल प्रेशर दे दिया, बस इतना इन्होंने करा। इन्होंने बोला कि जब टाइम 0 था तब केमिकल रिएक्शन का टोटल प्रेशर 0.500 atms था, और जब टाइम 60 हो गया, टाइम कितना दिया क्वेश्चन? 100 सेकेंड्स। जब टाइम 100 सेकेंड्स हो गया, जब टाइम 100 सेकेंड्स हो गया तब टोटल प्रेशर 512 atm हो गया। फाइंड आउट के, फाइंड आउट के, आपको रेट कांस्टेंट निकालना है। अब जरा इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, अगर आप तो जब 0 सेकेंड था तो उस चेंबर के अंदर जिसके अंदर ये रिएक्शन हो रही है उसका टोटल प्रेशर 500 atm 0.500 atm था, सॉरी। लेकिन 100 सेकेंड के बाद इनिशियल के मुकाबले 100 सेकेंड पर जो प्रेशर है देखो वो थोड़ा सा बढ़ गया, प्रेशर बढ़ गया। इसका मतलब यह है कि 100 सेकेंड के अंदर अंदर N2O5 डिकंपोज होकर 2 नई गैस बना दिया। तो अब जब 100 सेकेंड हो गए तो ये जो प्रेशर आपको पहले से ज्यादा दिख रहा है ये ज्यादा दिखना भी था। क्यों? क्योंकि इसके अलावा इसका प्रेशर तो कम हुआ लेकिन उसके अलावा इन दोनों का प्रेशर बढ़ गया। तो यहां पर जो प्रेशर दिख रहा है दिस इज टोटल प्रेशर, मतलब यहां पर इसका, इसका और इसका तीनों का प्रेशर इन्वॉल्व है। लेकिन जब टाइम 0 था तब ये दोनों तो बने नहीं होंगे प्रोडक्ट्स, तो जो भी प्रेशर था वो इसका था। क्या ये बात समझ में आई? तो अब हम लोग यहां पर अपनी टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। देखो बहुत अच्छी टेक्निक लगाएंगे हम लोग। 2 मोल्स ऑफ N2O5 दे रखा है, इससे 2 मोल्स ऑफ N2O4 बन रहा है और O2 बन रहा है। तो प्यारे बच्चों जब टाइम 0 था तो क्यों ना मैं इसका प्रेशर मान लू PI, इनका प्रेशर मान लू 0। जब टाइम T बीत गया तो PI में से कितने मोल्स? 2 मोल्स, तो इसलिए 2x कम हो गया। यहां पर कितने मोल्स है? 2 मोल्स, तो 2x बनेगा। यहां पर कितने मोल्स है? 1, इसलिए x प्रेशर हो जाएगा। क्या बात समझ में आ गई प्यारे बच्चों को? तो अब अपन एक काम करते हैं भाई, यहां पर जब टाइम 0 था तब इन दोनों का तो कोई प्रेशर था नहीं, तो जो टाइम पर जो भी ओवरऑल प्रेशर होगा वो इसी का होगा। तो यहां पर हमें एक चीज बड़े अच्छे से समझ में आ गई दैट PI इज इक्वल टू 0.500 atm। ये बात हमें समझ में आ गई। नाउ जब टाइम T हुआ तो टोटल प्रेशर किसके बराबर हो गया जरा देखते हैं। तो PT यानी टोटल प्रेशर एट टाइम T, टोटल प्रेशर इज द प्रेशर ऑफ गैस N2O5, ये रिमेनिंग गैस का प्रेशर है, प्लस 2x ये जो नई गैस बना इसका प्रेशर है, प्लस x ये जो नई गैस बना इसका प्रेशर है। 2x कैंसल, तो यहां पर PT बन गया PI प्लस x, तो x की वैल्यू हो गई PT माइनस PI एज यूजुअल। कोई दिक्कत?
कोई परेशानी? नाउ बेटा हमको यहां पर PA की वैल्यू चाहिए होती, क्योंकि जब अपन फॉर्मूला लगाते हैं तो हमें PA की वैल्यू चाहिए होती। व्हाट इज PA? इट इज द रिमेनिंग प्रेशर ऑफ द गैस। और PA किसके बराबर है? PA बराबर होता है PI माइनस 2x के बराबर है। यहां पर हमारा PA किसके बराबर है? PI माइनस 2x। दिस इज PI माइनस 2x, यानी रिमेनिंग प्रेशर ऑफ गैस A या रिमेनिंग प्रेशर ऑफ गैस N2O5। तो यहां पर x2x, अपने पास PI की वैल्यू तो है, अगर मेरे को यहां से x की वैल्यू मिल जाए तो मेरा काम हो जाए। तो प्यारे बच्चों, जब अपन x की वैल्यू की बात करें तो क्या आपके पास में PT की वैल्यू है? ये रही PT की वैल्यू, टोटल प्रेशर एट टाइम दिस। तो PT की जगह मैं रखता हूं 0.512 माइनस व्हाट इज PI, दैट इज इनिशियल प्रेशर 0.500। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0.012 ATM। देखो कितना अच्छा रहा, ये x की वैल्यू आ गई। अब यहां से अपन PA की वैल्यू निकाल सकते हैं। PA यानी कि रिमेनिंग प्रेशर ऑफ द गैस A यानी आपका रिएक्टेंट। PI क्या है? 0.500 ATM इनिशियल प्रेशर माइनस 2x। x की वैल्यू क्या आई? 0.012। तो ये हो जाएगा 0.500 माइनस 0.024। जब अपन इसको माइनस करेंगे तो 0.24 यानी कि 0.76, यानी 0.476 विल बी योर करेक्ट आंसर। हाँ, तो ये हो गया आपका PA की वैल्यू। दिस इज योर ATM किसकी वैल्यू? PA की। देखो तो आपको यहां पर PA की वैल्यू भी मिल गई, PI की वैल्यू भी मिल गई। अब अपन बड़े आराम से इसको फॉर्मूले के अंदर पुटअप करते हैं। देखिए अब फॉर्मूला क्या है मेरे प्यारे बच्चों? फॉर्मूला है K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T log बेस 10 PI अपॉन PA। भाई यही फॉर्मूला था। और PA की वैल्यू क्या थी? PI माइनस 2x। PI की वैल्यू क्वेश्चन में इनिशियल टेम्परेचर आपको दे रखा है जब टेम्परेचर टाइम 0 था, और फाइनल प्रेशर यानी टोटल प्रेशर PT की वैल्यू भी आपको दे रखी थी। तो अपन ने PI माइनस PT से, PT माइनस PI से, सॉरी, पहले x की वैल्यू निकाल ली और x की वैल्यू यहां रख के PA की वैल्यू निकाल ली। चलो सारी वैल्यूज रखो। तो 2.303 अपॉन, इसको टाइम कितना लगा बच्चों? 100 सेकेंड। तो अपॉन 100 लॉग बेस 10 PI क्या है? 0.5 अपॉन PA क्या है? 0.47। क्या है बात समझ में आ गई मेरे प्यारे बच्चों को? पक्की बात? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलिए, जब अपन इसको सॉल्व करेंगे तो ये कुछ 1.02 के आसपास आएगा, 1.2 के आसपास आएगा। एंड log 1 की वैल्यू तो वैसे 0 होती है, लेकिन 0.2 होने की वजह से अपन इसको 0.02 लेकर चलते हैं। ये बात हमेशा ध्यान रखना। log 1.02 की वैल्यू, इफ आई एम नॉट मिस्टेकिंग, इट इज नियर अराउंड 0.02। ठीक है, तो इसकी वैल्यू 0.02 रख दीजिए। चलिए, तो इसको यहां से और अपन मिटा के आगे बढ़ते हैं। लिखते चलिएगा बेटा आप लोग साथ साथ में ना। अपन जब न्यूमेरिकल सॉल्व करते तो आपको फटाफट लिखना पड़ेगा वीडियो पॉज करके। अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय लॉग बेस 10 1.2 की वैल्यू 0.02, तो 0.02। क्या बात समझ में आ गई? बस अब आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपको आपका फाइनल आंसर मिल जाएगा। मैं कैलकुलेट करके बता देता हूं आप लोगों को, मैं आपको कैलकुलेट करके बता देता हूं। दैट इज 0.02। रिस्क नहीं लेने का रे बाबा, रिस्क नहीं लेने का। बच्चे बड़े खतरनाक हैं, गाली बकते हैं बाद में। नहीं आता तेरे को तो क्यों पढ़ाता है? क्यों पढ़ाता है? जब तेरे को नहीं आता तो क्यों पढ़ाता है? तो वैल्यू आ रही है 0.00046। तो एक काम करते हैं, डेसिमल को इधर ले आते हैं। 1 2 3 4 4.6 इंटू 10 टू द पावर -4 पर सेकेंड। क्योंकि नोट करो, इस चीज को समझने में टाइम लगेगा, पर नोट तो करना पड़ेगा। लगता है बर्फ गिरने वाली है। क्या बात समझ में आ गई? चलो फटाफट इसको छापो, फिर चलते हैं हाफ लाइफ की तरफ। इसको नोट करो। हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों, क्या ये प्रेशर वाली बात कंप्लीट हुई? समझ में आई?
एक बार NCERT में दिया हुआ एग्जाम्पल करना, मैंने यही करवाया है। वीडियो को 2-3 बार देखने की कोशिश करना, अगर नहीं समझ में आता तो आ जाएगा, थोड़ा दिमाग को शांत रख के करने की कोशिश करना। चलिए मूविंग टूवर्ड द हाफ लाइफ। अब गाइस यहां पर अपन बात करने वाले हैं हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर केमिकल रिएक्शन। हाफ लाइफ का मतलब क्या होता है? आधी जिंदगी मतलब फर्स्ट ऑर्डर केमिकल रिएक्शन का जब कॉन्सेंट्रेशन 50% कंप्लीट हो जाएगा उसे हाफ लाइफ बोलेंगे। कैसे? देखिए, जब ए से आप प्रोडक्ट बनाते हो तो जब टाइम 0 रहता है तो मैं बोलता हूं इसका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन A0 है, लेकिन जब टाइम T हाफ हो जाता है, मतलब जब केमिकल रिएक्शन 50% कंप्लीट हो जाती है, तो क्या मैं ऐसा नहीं कह सकता कि ये A0/2 बचा, मतलब A0 का आधा हो जाएगा? अरे बिल्कुल सीधी सी बात है, बिल्कुल हाफ हो जाएगा। चलिए, तो इस चीज को अगर हम लोग K के अंदर रखकर देखें, यानी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के अंदर रखकर देखें, तो 2.303 अपॉन T लॉग इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन क्या है? A0। फाइनल कॉन्सेंट्रेशन क्या है? A0/2। क्या बात समझ पा रहे हो? तो A0 से A0 कट जाएगा, ये 2 ऊपर आ जाएगा, तो K कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा 2.303 अपॉन T। अच्छा, अपन T को T हाफ लिख देते हैं क्योंकि हम लोग हाफ लाइफ फॉलो कर रहे हैं, और ये हो जाएगा log base 10 2। अच्छा, log base 10 2 की वैल्यू क्या होती है? व्हाट इज log base 10 2 वैल्यू? इट इज इक्वल टू 0.3010, टू बी वेरी प्रिसाइज। आप 0.3 भी याद कर सकते हो, पर 0.3010। तो यहां पर आप वैल्यू रखकर देखिए और टी हाफ को उधर ले जाइए, तो टी हाफ इज इक्वल टू 2.303 मल्टीप्लाई बाय 0.3010 अपॉन के। तो 0 पॉइंट, जब आप इसको सॉल्व करेंगे, 0.693 अपॉन के विल बी योर हाफ लाइफ। तो इस तरीके से आप लोग हाफ लाइफ ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर केमिकल रिएक्शन को निकाल सकते हो। यहां पर आप देखो, हाफ लाइफ किस पर डिपेंड कर रही है? रेट कांस्टेंट पर। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट से हाफ लाइफ का यहां पर कोई कोरिलेशन मुझे दिखाई ही नहीं दे रहा है, सिर्फ रेट कांस्टेंट और हाफ लाइफ के बारे में यहां पर बातचीत हो रही है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये बात आप ध्यान रखिएगा, दैट हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डू नॉट डिपेंड्स ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अगर डिपेंड करती तो यहां पर आपको वो इक्वेशन के अंदर दिखाई पड़ता। प्यारे बच्चों, जल्दी से इसको नोट करेंगे, इसको बहुत ईजी है, आपको फाइनल फॉर्मूला याद करना, डेरिवेशन याद करने की जरूरत नहीं है। जल्दी से हम लोग इसके ऊपर एक क्वेश्चन देखेंगे, आप लोग लिखो, ठीक है? तो k इज इक्वल टू 5.5 × 10⁻14, ठीक है, लिख लिया। चलिए, अब एक क्वेश्चन कह रहा है हाफ लाइफ पर, नन्ना मुन्ना सा क्वेश्चन है, बांगड़ू अपना वांगड़ू क्वेश्चन पूछ रहा है, दैट फाइंड द हाफ लाइफ ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। मैं लिखूंगा नहीं, फाइंड द हाफ लाइफ ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्वेश्चन के अंदर मेंशन रहेगा कि 0 ऑर्डर है कि फर्स्ट ऑर्डर है, यहां पर मेंशन है कि फर्स्ट ऑर्डर है, हुज k इज इक्वल टू 5.5 इंटू 10⁻⁻14 पर सेकेंड। अच्छा, एक बात और बताऊं, अगर क्वेश्चन के अंदर फर्स्ट ऑर्डर मेंशन नहीं भी किया हो तब आपको कंफ्यूजन होगा कि यार ये 0 ऑर्डर है कि फर्स्ट ऑर्डर है, तो k की यूनिट देख लो, k की यूनिट पर सेकेंड है, मतलब फर्स्ट ऑर्डर। अगर k की यूनिट मोल्स पर लीटर पर सेकेंड होगी तो 0 ऑर्डर। समझ में आ गया? चलिए, तो क्या निकालेंगे इसकी हाफ लाइफ? भाई, हाफ लाइफ का फॉर्मूला बहुत ही सीधा है, 0.693 डिवाइडेड बाय k। तो हाफ लाइफ विल बी 0.693 अपॉन 5.5 इंटू 10⁻⁻14, और ये हो जाएगा पर सेकेंड। पर सेकेंड ऊपर जाकर सेकेंड्स हो जाएगा। सो टी हाफ विल बी 0. एक काम करते हैं, इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 6.93 इंटू 10⁻⁻1 अपॉन 5.5 इंटू 10⁻⁻14, और सेकेंड्स ऊपर जाकर ये हो जाएगा। इसको अगर मैं एवरेज 1 टाइम्स भी काट दूं तो देखो 5.5 6 को 1 टाइम्स काटता है, अपन इसको एवरेज अप्रोक्सीमेट मान रहा हूं मैं, 1.3 -14 ऊपर जाकर कितना हो जाएगा? +14 और -1 यानी 13, तो 10⁻13
सेकेंड्स, ये हो जाएगी इसकी हाफ लाइफ। दिस इज द हाफ लाइफ ऑफ द केमिकल रिएक्शन। इस तरीके से आप लोग हाफ लाइफ वगैरह फाइंड आउट कर सकते हो, कोई चिंता वाली बात नहीं है, ठीक है। क्या इसको नोट कर लिया? अब एक ट्रिकी सा अजीब सा क्वेश्चन भी मुझे दिखा है, वो मैं आपको कराता हूं। अब एक अजीब और गरीब क्वेश्चन दिख रहा है, वो भी करेंगे, बड़े अच्छे से करेंगे। उसके लिए मुझे थोड़ी बुक लगेगी क्योंकि उसकी भाषा थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है। तो क्वेश्चन है शो दैट द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, मैं क्वेश्चन लिखता हूं बोर्ड बुक में से। शो दैट, क्वेश्चन है शो दैट द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, शो दैट द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, show that in a first order reaction, एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के अंदर टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 99.9% is 10 times of half life of the reaction। मतलब ये कह रहा है कि आपको ये प्रूफ करना है, यू गाइज हैव टू प्रूव दिस, कि एक केमिकल रिएक्शन को जो कि फर्स्ट ऑर्डर है, अगर वो 99.9% कंप्लीट होती है तो इतना कंप्लीट होने में उसको जो समय लगता है वो 10 गुना ज्यादा है उसकी हाफ लाइफ के। फॉर एग्जाम्पल, अगर ए केमिकल रिएक्शन ए नॉट से अगर ये ए हाफ तक पहुंचती है और उसके बाद ये ए 99.9 तक पहुंचती है, मतलब यहां पर टाइम 0 था, यहां पर टाइम 50 था, और यहां पर जो टाइम लग रहा है, यहां पर कॉन्सेंट्रेशन 0 था, यहां कॉन्सेंट्रेशन 50% हो गया, यहां कॉन्सेंट्रेशन 99.9% रिएक्शन खत्म हो गई, मतलब कितना बचा? 0.01%। अब आपके पास में सिर्फ क्या बचा हुआ है? रिएक्टेंट बचा हुआ है, या 0.1% बचा हुआ है रिएक्टेंट। अपन यहां पर हमेशा बचा हुआ लिखते ना, इतना तो कंप्लीट हो गया, इतनी केमिकल रिएक्शन कंप्लीट हो गई, तो ये कितना रिएक्टेंट बचा? इतना बचा। तो 0.1% रिएक्टेंट बचने का हाफ लाइफ अगर देखें तो 50 सेकेंड लग रहे हैं, तो 50 सेकेंड का 10 गुना, यानी यहां पर इसको 500 सेकेंड लग रहे हैं। आपको यह प्रूफ करना है कि फर्स्ट ऑर्डर केमिकल रिएक्शन अगर 99.9% कंप्लीट हो जाती है तो इतना करने में उसे हाफ लाइफ का 10 गुना ज्यादा टाइम लगता है। मतलब अगर किसी केमिकल रिएक्शन की हाफ लाइफ 50 सेकेंड है, तो जब वो केमिकल रिएक्शन 99.9% खत्म हो जाएगी, यानी जब वो इतनी पहुंच जाएगी, तब उसको कितना टाइम लगेगा? 100 सेकेंड, यानी 0 से यहां तक आने में उसको टोटल 500 सेकेंड लगेंगे। ये आपको प्रूफ करके बताना है, यू गाइज हैव टू प्रूव दिस। पहले तो ये सोचो कि क्या आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज, क्वेश्चन वाला आपसे क्या डिमांड कर रहा है, क्या ये अच्छे तरीके से समझ में आ गया आप लोगों को? क्वेश्चन वाला क्या बोल रहा है कि आपको ये प्रूफ कर दो कि एक फर्स्ट ऑर्डर केमिकल रिएक्शन को अगर आधा कंप्लीट होने में 1 मिनट लगता है, तो 99.9% खत्म होने में उसे 10 मिनट लगेंगे, यानी हाफ लाइफ का 10 गुना ज्यादा लगेगा। आप इसे प्रूफ कैसे करोगे? कोई आइडिया है आपके पास में? नहीं? चलो अपन इसको बिल्कुल बेसिक से लेकर चलने की कोशिश करते हैं, बहुत बेसिक पे उठाएंगे। अगर ए से पी नाम का प्रोडक्ट बन रहा है, तो जब टाइम 0 होगा तब ये 100% होगा, तो मैं इसको 100 मान लेता हूं। जब टाइम 0 था तब ये मेरे पास में 100 ग्राम था। अब मुझे टाइम नहीं पता, इसलिए मैं इसको टाइम TF लिख देता हूं, यानी फाइनल टाइम। कब? जब केमिकल रिएक्शन 99.9% खत्म हो जाती है। तो प्यारे बच्चों, जब केमिकल रिएक्शन 99.9% खत्म हो जाती है, मतलब 99.9 ग्राम रिएक्टेंट कंज्यूम हो गया, तो 100 में से अगर आप 99.9 ग्राम रिएक्टेंट कम करोगे तो 0.1 ग्राम बचा। तो फाइनली आपके पास में कितना बचा? 0.1 ग्राम, 0.1 ग्राम। तो फाइनल रिएक्टेंट कितना बच रहा है आपके पास में? 0.1 ग्राम। क्या यहां तक मेरे प्यारे बच्चों को किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम? क्या ये बात आप नहीं लगा पाते? बिल्कुल लगा पाते। तो क्या हम लोग TF
इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के log base 10. What is initial concentration? 100. What is final concentration? 0.1. ये कर लिया. आप देखिए जब 0.1 हटेगा तो ये 1000 हो जाएगा. अब बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर log 1000 की वैल्यू क्या क्वेश्चन में गिवन रहेगी? तो क्या जरूरत है log 1000 की वैल्यू क्वेश्चन में देने की? आप इसको ऐसा नहीं लिख सकते log base 10 10 की पावर 3, और जब 10 की पावर 3 तो क्या आप इसको ऐसा नहीं लिख सकते log base 10 10, 3 आगे आ जाएगा पावर. log base 10 की वैल्यू क्या होती है? 1. तो 3 इंटू 1, ये हो गई 3 वैल्यू. अबे क्या है, क्या है, क्या है, क्या है ये? कुछ नहीं है, बहुत इजी है, लल्लू पंजू है. ठीक है, तो TF यानी फाइनल इज इक्वल टू 2.303 मल्टीप्लाई बाय 3 अपॉन के, तो ये हो जाएगा 6.909 अपॉन के. तो ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 1. अब हाफ लाइफ सबको पता है, टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के. इक्वेशन नंबर 2. क्या ये बात हो गई आपको? अब क्या करो, 1 डिवाइडेड बाय 2 कर दो. तो टी एफ डिवाइडेड बाय टी हाफ इज इक्वल टू 6.9. एक काम करते हैं 6.9 ही लिखते हैं, बस आगे के डिजिट छोड़ देते हैं, अपॉन के डिवाइडेड बाय 0.693 में भी 0.69 लिखते हैं, अपॉन के 0.69 लिख के छोड़ देते हैं. के से के कट गया. 0.6 6.9 को एग्जैक्टली 10 टाइम्स काटता है, तो ये 10 टाइम कट गया. तो टी एफ अपॉन टी हाफ इज इक्वल टू 10 बाय 1. ये प्रूव हो गया कि टी फाइनल 10 टाइम से टी हाफ के, टी हाफ को कंप्लीट होने में अगर 1 मिनट लग रहा है तो इसको कंप्लीट होने में 10 मिनट लगेंगे. हेंस प्रूफ. क्या है ये? बहुत ही इजी. गंदा गंदा क्वेश्चन, चीची वाला. फिर गंदी सोच लगाई तुमने चीची सुन के. चलिए, तो प्यारे बच्चों यहां पर अपना हाफ लाइफ तक की पिक्चर खत्म, बर्बाद. कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलिए, अब इसके अगली वाली क्लास में सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात करेंगे और देखेंगे कि उसको खत्म करने के बाद और अगर कुछ क्वेश्चन अपन फर्स्ट ऑर्डर के इसकी हाफ लाइफ के कर सकें तो अगली क्लास में भी कंटिन्यू करेंगे. तो अभी बच्चों अगर ये वीडियो बड़ा हो गया बाय चांस तो मैं इसको 2 पार्ट में कट कर दूंगा और दोनों पार्ट्स को एक साथ अपलोड कर दूंगा, पार्ट 1 पार्ट 2 करके. दोनों को आपको साथ में देखना पड़ेगा. सो दिस इज योर फर्स्ट ऑर्डर जेई, नीट और बोर्ड लेवल पर. तो आई होप आपको पूरा पढ़ाया हुआ समझ में आया होगा गाइस. मजा आया होगा वीडियो में. मजा आया तो यार बस दोस्तों के साथ शेयर करो, ग्रेविटी सर्कल को सब्सक्राइब करो, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो. बाकी की बात अगली क्लास में. सो बाय बाय.